Hello students, so now let us start with the revision of Accounting Standard 10. Accounting Standard 10 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं. Accounting Standard 10 इज बेसिकली जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. आपके टेक्स्ट बुक में ठाकुर पब्लिकेशन में इट इज़ गिवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट इज़ अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स. तो एक्चुअली उसका नाम चेंज्ड है एंड द करेक्ट नेम जो आज करंट में है तो इट इज़ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. तो यू हैव टू नो दिस. देन फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग रिवीजन, ये रिवीजन एग्जाम ओरिएंटेड सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा. तो इसमें मैं स्लो नहीं जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा फास्ट जाऊँगा. तो ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर करूँगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ थ्योरी पॉइंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डज नॉट डील विद द फॉलोइंग. यू शुड नो कि आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है. मैंने एट द सेम टाइम क्लास में भी स्टार्ट इसी से किया था कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ AS10. AS10 कौन से चीज़ों के साथ डील करता है एंड कौन सी चीज़ों के साथ नहीं डील करता. तो स्पेसिफिकली देयर आर सम थिंग्स विच आर रिटन इन योर टेक्स्ट बुक कि इस टेक्स्ट बुक बेसिकली स्टैंडर्ड में ही लिखे गए हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके साथ डील नहीं करेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था लाइव स्टॉक या फिर रियल इस्टेट या फिर मिनरल ओर्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे. तो उन सारी चीज़ों के साथ AS10 नहीं डील करेगा. तो ये थ्योरी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके साथ डील नहीं करता. तो यू हैव टू गिव द लिस्ट ऑफ दोज 3 to 4 आइटम्स विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. रेफर द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 उसके लिए. दैट इज थ्योरी है तो मैं उसमें कुछ बताऊंगा नहीं. आगे लेट अस मूव. नेक्स्ट वाज कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट कि बेसिकली हमें AS10 में क्या देखना है. AS10 में वो देखना है कि इफ़ आई परचेस्ड एन एसेट तो उस एसेट को मैं पहले तो ये देखूंगा कि मैं उसको इनिशियली रिकॉग्नाइज कौन से कॉस्ट पे करूंगा. सो दैट इज बेसिकली इनिशियल रिकॉग्निशन, राइट. तो उसमें उस इनिशियल रिकॉग्निशन जब मैं करूंगा एक आध एसेट का तो उस एसेट की कॉस्ट क्या क्या रहेगी. तो हमने देखा था कि इट वॉज गिवन दे वर सेइंग स्टैंडर्ड यूज टू से AS10 कि कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE शैल इंक्लूड परचेज प्राइस. 4 चीज़ें देखी थी. फर्स्ट, it shall include its purchase price. Second, the import duties. Third, other non-refundable taxes. And fourth, any other directly attributable. मैंने यहाँ पे फोकस किया था कि it was any other directly attributable cost for bringing that assets to its working condition फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़. जो मुझे यूज़ करना है उस मशीनरी का, उसको उस यूज़ के लिए वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ऑल द कॉस्ट विच आर नेसेसरी, विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, वो सारे कॉस्ट वुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ एसेट. उसी को हम बोलते हैं कि ये कॉस्ट कैपिटलाइज होंगे. कौन से कॉस्ट कैपिटलाइज होंगे. परचेज प्राइस कैपिटलाइज होगी. मतलब लाइक ऑब्वियसली जिस एसेट को, जिस मेन कोर कॉस्ट क्या है, उस एसेट को अगर मैंने परचेज किया तो दैट इट बिकम्स माई कोर कॉस्ट, राइट. सो वो कैपिटलाइज होगी. इम्पोर्ट ड्यूटीज, इफ आई इम्पोर्टेड एन एसेट तो इम्पोर्ट ड्यूटीज जो लगते हैं तो वो कैपिटलाइज होंगे. अदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, हमने ये देखा था कि इफ़ द टैक्सेस आर रिफंडेबल मतलब उनका रिफंड मिलने वाला है तो हम उसको कॉस्ट में नहीं इंक्लूड करेंगे. एट द सेम टाइम इफ़ देयर आर सर्टन टैक्सेस जिन पे रिफंड नहीं मिलने वाला तो उनको हम इंक्लूड करेंगे. तो सर हम ये क्यों देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स दी होंगी, आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स दी होंगी एंड देन आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से बताओ कौन सा कॉस्ट में इंक्लूड होगा, कौन सा कॉस्ट में नहीं इंक्लूड होगा. या फिर आपको प्राइस दी रहेगी मशीनरी की एंड देन लिस्ट ऑफ आइटम्स दी रहेंगी और निकालने को बोला होगा कि अल्टीमेटली फाइनल कॉस्ट जिस पे हम इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे वो क्या आएगी. हमने इस पे पूरा लिस्ट भी क्लास में लिख के लिया था. ये वाला, ये देखो नीचे मैंने जो लिया है वो हमने लिख के किया था क्लास में. एट द सेम टाइम इस पे सम्स भी सॉल्व किए. तो अभी हम फास्ट देख लेंगे. सो बेसिकली 4 थिंग्स. परचेज प्राइस इंक्लूड करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज इंक्लूड करेंगे, अदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इंक्लूड करेंगे एंड एनी अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इंक्लूड करेंगे. देन समझा आपको कि ये सारी चीज़ें हम कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे. इस पे एग्जांपल्स देख लेते हैं. एग्जांपल से ये बेटर समझ में आता है. फॉर एग्जांपल देखो, अगर लिस्ट ऑफ आइटम दैट इज परचेज प्राइस, क्या आप कैपिटलाइज करोगे परचेज प्राइस. यस, 100% उसको कैपिटलाइज करेंगे बिकॉज अभी तो डेफिनेशन में देखा परचेज प्राइस कैपिटलाइज होती है. देन GST ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट या फिर रिफंड अलाउड. तो जिसका क्रेडिट मिलने वाला है या फिर रिफंड मिलने वाला है तो उसको हम क्यों कैपिटलाइज करेंगे ना. दिस बिकम्स द रिफंडेबल टैक्सेस.
अगर नॉन रिफंडेबल है, यहाँ पे देखो जीएसटी नो रिफंड अलाउड, जिसका रिफंड नहीं मिलने वाला, तो यस उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, उसको हम कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। ऐसे लिस्ट ऑफ आइटम्स आपको दी सकते हैं एंड देन पूछ सकते हैं कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा, या फिर अमाउंट दी होगी एंड बताया होगा कि टोटल वैल्यू निकालो, कितना कैपिटलाइज करने के बाद वैल्यू आ जाएगा मशीनरी का, तो वो निकालो, या फिर एसेट का तो वो निकालो। आई होप आपको समझ रहा है। फाइन। देन प्रोडक्टिव लेबर चार्जेस हमने देखा था ओनली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट लेने हैं, तो व्हेन दे से प्रोडक्टिव दे मीन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, तो प्रोडक्टिव है तो इंक्लूड करने हैं कॉस्ट में, यस। बट अनप्रोडक्टिव है तो इंक्लूड नहीं करने कॉस्ट में, हमने देखा था। देन साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, ये क्या रहता है सर, हमने देखा था बिल्डिंग बांधनी है, बिल्डिंग अगर खड़ी करनी है तो इन दैट केस नीचे वाला फाउंडेशन लेआउट करने के लिए या फिर बिफोर लेइंग द फाउंडेशन जो साइट प्रिपरेशन रहता है, तो उसके लिए जो कॉस्ट इनकर होता है उसको हम साइट प्रिपरेशन कॉस्ट बोलते हैं। क्या उसको हम इंक्लूड करेंगे सर? यस, कैपिटलाइज उसको करेंगे। आगे डिलीवरी, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने देखा था द मशीनरी वॉज इन मुंबई एंड वी हैड टू ब्रिंग इट टू पुणे, तो उसको क्या वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? यस होगी, बिकॉज अगर पुणे में आई नहीं तो इट कांट बी इन अ वर्किंग कंडीशन बिकॉज इट्स इंटेंडेड यूज इज इन पुणे एंड देयरफॉर हमें वो मशीनरी को पुणे लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी एंड दैट बिकम्स माई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, देयरफॉर आई विल कैपिटलाइज इट। यस। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, अगर इंस्टॉल नहीं की तो चला कैसे सकता हूँ, मशीनरी चला कैसे सकता हूँ, अगर मशीनरी चला नहीं सकता तो इंटेंडेड यूज सेटिस्फाई कैसे होगा सर? देयरफॉर इंस्टॉलेशन भी कैपिटलाइज होगा, इट इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ड्राइंग्स एंड डिज़ाइंस, अगर मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आई नीड आर्किटेक्चर से ड्राइंग्स डिज़ाइंस लगते हैं, वही नीचे भी आर्किटेक्ट फी वही है, सेम है, तो आप कोई भी आइटम बोल सकते हो, ड्राइंग, डिज़ाइन, आर्किटेक्ट फी, क्या ये कैपिटलाइज होंगे? यस होंगे, बिकॉज दीज आर नेसेसरी, दीज आर मस्ट, दीज आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। लीगल कॉस्ट फॉर ओनरशिप के लिए लीगल कॉस्ट लाइक फॉर एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है या फिर रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ता है, क्या वो कैपिटलाइज होंगे? यस। क्या टाइटल गारंटी के लिए कोई इंश्योरेंस है या फिर कॉस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ओनरशिप है, वही है ये, तो क्या ये कैपिटलाइज होगा? यस होगा सर, कैपिटलाइज होगा। देन आगे और लिस्ट है, देखो डिमोलिशन हम तो अपने आपको एग्जांपल दिया था लाइक ओल्ड बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रॉय की गई, बेसिकली गिराई गई, एंड लाइक आई हैव गिवन यू द एग्जांपल कि लाइक ओल्ड एक लोकलाइट चाल है और उसके जगह पे एक बिल्डिंग खड़ी की है, तो वो जो चाल डिमोलिश करने के लिए एक्सपेंस हुआ, क्या हम उसको कैपिटलाइज करेंगे? यस, डिमोलिशन कॉस्ट वी विल कैपिटलाइज इट। बट यहाँ पे एक क्रक्स था, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट था, इट इज़ नेट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, कि अगर आपको स्क्रैप वैल्यू भी दिया है कि लेट्स से पुरानी वाली बिल्डिंग गिराई एंड उसमें से जो स्क्रैप कलेक्ट हुआ, लेट्स से स्टील कलेक्ट हुआ, लेट्स से सीमेंट वगैरह जो स्क्रैप कलेक्ट हुआ, वो सब बेच दिया एंड बेच के कुछ प्रोसीड्स मिल गए हमें, तो वो हम उस कॉस्ट में से माइनस करेंगे एंड देन बची हुई कॉस्ट को, डिमोलिशन कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। तो आई होप आपको ये याद है, नहीं याद है तो नीचे हम जब सम देखेंगे ना अभी फास्ट तब वही सम देखने हैं जो हम क्लास में देखा था, तो हम वही वहाँ पे पटक से देख लेंगे। देन आगे इंटरेस्ट में हमने देखा था इंटरेस्ट अप टू द एसेट इज रेडी टू पुट टू यूज, मतलब कौन से दिन तक इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है? अप टू द एसेट इज रेडी टू पुट टू यूज, उसके पहले वाला इंटरेस्ट अप टू दैट वुड बी कैपिटलाइज्ड, यस, बट उसके बाद वाला इंटरेस्ट आफ्टर द एसेट इज रेडी टू यूज इट वुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड। हमने ये क्लास में देखा था कौन सा इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है और कौन सा इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करना। आई होप इतना मोटा मोटा सारे आइटम्स है, आई होप इसमें मतलब एक आध आइटम मिस हुआ रहेगा तो, बट अदरवाइज आई थिंक एवरी आइटम इज कवर्ड ओवर हियर। तो इस पे कुछ सम्स है वो हम पहले देख लेते हैं, फिर ये अकाउंटिंग को मूव होंगे। थर्ड पार्ट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पे तब मूव होंगे, इस पे पहले एक दो सम्स देख लेते हैं। फाइन, यहाँ पे देखो ये निराली पब्लिकेशन में से उठाया है, स्टेट लॉजिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ पीपी एज पर AS 10, प्रोडक्टिव लेबर चार्जेस अक्रूड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन करने के लिए कुछ लेबर चार्जेस इंक्लूड हुए जो कि प्रोडक्टिव है, क्या आप कैपिटलाइज करोगे? यस, कैपिटलाइज करेंगे, देयरफॉर देखो शुड बी कैपिटलाइज्ड। आंसर देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कैपिटलाइज होंगे? नहीं होंगे, दीज आर नॉट डायरेक्ट कॉस्ट, दीज आर इनडायरेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वाला काम, therefore this should be charged to P&L, it should not be capitalized. Then interest paid on bank loan,
टेकन टू परचेस मशीनरी ओनली, यहाँ पे बताया नहीं गया इंटरेस्ट कौन सा है, प्री वाला है मतलब लाइक बिफोर द मशीनरी इज पुट टू यूज़ है या आफ्टर मशीनरी इज पुट टू यूज़ है। देयरफॉर उन्होंने क्या किया है, बीइंग अ डायरेक्ट कॉस्ट इट शुड बी कैपिटलाइज, देयरफॉर दे हैव अज्यूम्ड कि बिफोर वाला है तो आप उसको कैपिटलाइज करोगे। देन साइट हेल्पर्स सैलरी ड्यूरिंग द मशीनरी इरेक्शन पीरियड, लाइक हेल्पर की सैलरी, हेल्पर की सैलरी डायरेक्ट कॉस्ट है क्या, नहीं, ही इज एन हेल्पर देयरफॉर ही इज जस्ट एन इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नॉट कैपिटलाइज। समझा, आपको डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ही कैपिटलाइज करने होते हैं। कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड डिजाइन ये तो कैपिटलाइज होता है ना, अभी तो देखा, डायरेक्ट कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड। आई होप आपको समझा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी पे है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सिमिलर है, इसमें डिमोलिशन का है, देखो ऑन December 1 2018 इंदुगा लिमिटेड इंदापुर परचेज 4 लाख वर्थ ऑफ लैंड फॉर फैक्ट्री के लिए लैंड खरीदा उन्होंने, फाइन, तो 4 लाख बिकम्स द परचेज प्राइस, राइट, परचेज प्राइस को कैपिटलाइज करना होता है, सो 4 लाख कैपिटलाइज होगा। देन इंदुगा रेज्ड एन ओल्ड बिल्डिंग ऑन प्रॉपर्टी एंड सोल्ड मटेरियल्स इट सैल्वेज्ड फ्रॉम डिमोलिशन, मतलब क्या हुआ, ओल्ड बिल्डिंग की जगह इन्होंने न्यू बिल्डिंग खड़ी की एंड जो ओल्ड बिल्डिंग से स्क्रैप आया वो सैल्वेज किया। एडिशनल कॉस्ट सैल्वेज प्रोसीड ड्यूरिंग दिसंबर आर एस फॉलो, जिसका इन्फॉर्मेशन नीचे दिया है, तो देख लेते हैं। देखो डिमोलिशन करने के लिए इनको 50,000 खर्चा आया। देन लीगल फीस फॉर परचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्डिंग ओनरशिप ये 10,000 आया। देन टाइटल गारंटी इंश्योरेंस 12,000 आया। देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सैल्वेज मटेरियल, जो मतलब लाइक स्क्रैप कलेक्ट हुआ ना डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग से, उससे 8,000 आया। तो टेल मी इसमें से कौन कौन से कैपिटलाइज होंगे सर। देखो यहाँ पे दिस इज परचेस प्राइस, ये तो कैपिटलाइज होगा बराबर। डिमोलिशन कॉस्ट पहला क्या कैपिटलाइज होता है, यस सर कैपिटलाइज होता है, अभी देखा था डिमोलिशन, बट इसमें क्रक्स क्या देखा था, एडजस्टमेंट क्या देखा था कि जो सेल ऑफ सैल्वेज्ड मटेरियल्स है वो माइनस होता है, तो यहाँ पे 50 एंड 8,000 इसका नेट करके हम ऐड करेंगे, मतलब 50 माइनस 8 दैट इज 42,000 ही कैपिटलाइज करेंगे। डिमोलिशन कॉस्ट कितना कैपिटलाइज करेंगे, 42,000। आई होप आपको समझ रहा है, राइट। आगे देखो लीगल फीस फॉर रिकॉर्डिंग ओनरशिप क्या कैपिटलाइज होता है, यस, ओनरशिप के लिए जो रहता है वो कैपिटलाइज होता है। टाइटल गारंटी इंश्योरेंस ये भी टाइटल के रिलेटिंग है, देयरफॉर ये भी कैपिटलाइज होता है। तो हमने देखा 50 कैपिटलाइज होगा, 10 कैपिटलाइज होगा, 12 कैपिटलाइज होगा, 8 50 में से माइनस होगा, 8 माइनस होगा, तो टोटल कितना होगा, देखो 4 लाख प्लस 10,000 ये सेकंड वाला आइटम, देन आगे 12,000 ये थर्ड वाला आइटम, एंड देन बाद में जाके 42,000 दैट इज 50 माइनस 8 दैट इज 42, तो ये भी कैपिटलाइज हुआ, नेट करके कैपिटलाइज हुआ। देखो डिमोलिशन कॉस्ट नेट डिमोलिशन ऐड हुआ, नेट डिमोलिशन ऐड करेंगे एंड टोटल बनता है 464, तो दिस बिकम्स योर कॉस्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस समझा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 भी है, फाइन, ये थियोरेटिकल है, ये आप पढ़ लो, फाइन। अभी आगे मूव होते हैं, फाइन। अभी देखो हमने यहाँ तक देखा था, हमने यहाँ तक ये लिस्ट पूरा कंप्लीट किया था हमने, राइट। अभी अभी अकाउंटिंग देख लेते हैं, अभी अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स देख लेते हैं। देखो फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंटिंग बड़ा इजी है, यू यूज्ड टू डू दिस इन डिप्रिसिएशन वाला चैप्टर व्हेन यू यूज्ड टू लर्न दैट इन क्लास 11 या क्लास 12, तब आप यहाँ वहाँ पे सेम एंट्रीज पास करते थे, अभी भी वही करना है। देखो एसेट का परचेज का एंट्री क्या होगा सर, एसेट बढ़ गया तो डेबिट होता है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से क्या चला गया, पैसे चले गए, एसेट खरीदा ना तो पैसे चले गए, तो एसेट अकाउंट डेबिट। या फिर क्रेडिट पे खरीदा होगा तो ऑब्वियसली वेंडर आ जाएगा, बट कैश देके खरीदा है तो देयरफॉर एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दिस इज नॉर्मल एसेट परचेज की एंट्री, आई होप आपको ये सबको पता है। इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी सेल पे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू एसेट बेचा, देयरफॉर एसेट कम हुआ, देयरफॉर एसेट अकाउंट क्रेडिट। आई होप कोई इतना समझ रहा है। ये एंट्री होगी एट सेल प्राइस, देन सेल प्राइस पे एंट्री है इसलिए प्रॉफिट भी बुक करना है, एंड प्रॉफिट बुक करना है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट बुक हो गया, समझा। तो सेल के टाइम 2 एंट्रीज पास होगी, परचेज के टाइम 1 एंट्री पास होगी।
आगे हर साल डेप्रीसिएशन होगा, मतलब लाइक परचेस और सेल के बीच में क्या होगा, डेप्रीसिएशन होगा, डेप्रीसिएशन होगा। तो डेप्रीसिएशन वुड बी, एक ही मिनट, या तो डेप्रीसिएशन की एंट्री वुड बी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, फाइन। देन कभी कभार हम रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो सकता है या फिर रिवैल्यूएशन में लॉस हो सकता है। तो हमने एक क्लास में देखा था, अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व को ट्रांसफ़र करेंगे, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ तो हम पीएनएल में एडजस्ट करेंगे उसको, समझा। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री देखो, एसेट बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन में, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व को ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट को कोई भी हुआ तो, राइट। पर लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन में रिजर्व में नहीं, तो पीएनएल में जाना है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट कम हो गई, एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो ये बने 5 एंट्रीज, वेरी वेरी सिंपल एंट्रीज, वेरी वेरी सिंपल एंट्रीज। देखो ना क्या ही था इस एंट्रीज में, परचेस की एंट्री आपको पता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देन सेल की उल्टी हो गई, उसमें एक प्रॉफिट जोड़ दिया, देन डिप्रीसिएशन की आपको पता है एक्सपेंस टू एसेट, देन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला, लॉस हुआ तो पीएनएल में डाला, खत्म खत्म। दिस वेर द एंट्रीज। अब कोई भी क्वेश्चन आने दो एंट्रीज पे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये 5 एंट्रीज के अलावा कुछ नहीं आएगा, राइट। आगे आगे अभी ये एग्जांपल्स देख लिए, अभी इस अकाउंटिंग पे एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स उस पे देख लेते हैं, फाइन। उसके पहले ये भी एक पार्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। मतलब अभी जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस एंट्रीज तो देख लिए सर, क्या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ तो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे, एट द सेम टाइम अगर लॉस हुआ तो पीएनएल में डालेंगे, देखा था अभी, राइट। तो सिमिलरली उसी पे ये एग्जांपल्स है, पर देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस है। द डिफरेंस इज, देखो पहले कॉस्ट, अभी ये देखो ये एक केस है, ये वाला केस 1 है, नीचे केस 2 है, तो एक एक केस देख लेते हैं, फाइन। देखो अभी फर्स्ट केस देखो, कॉस्ट था मेरा, एसेट मैंने परचेस किया था 100 रुपीज़ पे, देन सेकेंड ईयर में, ये देखो ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में इट वाज 100, सेकेंड ईयर में उसका फेयर वैल्यू बना 120, एसेट बढ़ गया, मेरा प्रॉफिट हुआ तो कहाँ पे जाना चाहिए, अब भी बताया था, अगर प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, लॉस हुआ तो पीएनएल, राइट। तो प्रॉफिट हुआ 20 का, प्रॉफिट हुआ तो वो जाना चाहिए मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में, राइट। एंट्री देखी थी एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ गया टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, वो एंट्री पास कर दी। अभी नेक्स्ट ईयर देखो, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, अभी 120 का एसेट था मेरा सेकंड ईयर के ओपनिंग, एंड पे क्या हो गया 90 का हो गया, फाइन। तो अभी कितने का लॉस हुआ मुझे, यहाँ से यहाँ तक आते टाइम 30 का लॉस हुआ, राइट। तो अभी लॉस हुआ तो कहाँ पे जाना चाहिए सर, अभी बताया था आपने पीएनएल में जाना चाहिए, प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन रिजर्व, लॉस हुआ पीएनएल, तो सर ये 30 रुपीज़ पीएनएल में जाना चाहिए, यस सर एग्जैक्टली 30 रुपीज़ पीएनएल में जाना चाहिए। बट एक चीज़ यहाँ पे है कि अगर स्टैंडर्ड बोलता है, अगर आपने पहले प्रॉफिट बुक किया है ना, तो ये वाला लॉस है ना, उसके अगेंस्ट पहले एडजस्ट कर दो, बचा हुआ पीएनएल में डाल दो। मतलब लाइक 30 रुपीज़ लॉस हुआ, पहले प्रॉफिट कितना बुक किया था 20 रुपीज़, तो पहले 30 रुपीज़ में से पहले 20 रुपीज़ ना उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लो। लाइक उस टाइम रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला था ना 20 रुपये का प्रॉफिट, अभी 20 रुपये का लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दो, उसके साथ एडजस्ट कर दो। तो अभी क्या करेंगे, देखो इस 30 में से 20 रुपीज़ रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएंगे, 10 रुपीज़ पीएनएल में जाएंगे, बचे हुए 10 रुपीज़ पीएनएल में जाएंगे। सो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, बिकॉज पहले देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हुआ था, बिकॉज प्रॉफिट हुआ था। अभी रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगा, अभी देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगा, बचे हुए 10 रुपीज़ पीएनएल एंड टू एसेट 30 रुपीज़, बिकॉज एसेट कम हुआ है, लॉस की वजह से एसेट कम हुआ। आई होप आपको समझा है। सिमिलरली केस 2 उल्टा लिया है मैंने, कि पहले मैंने 100 पे एसेट खरीदा, देन उसका फेयर वैल्यू 80 बना,
तो 20 का लॉस हुआ, तो 20 का लॉस हुआ, लॉस कहाँ पे जाएगा सर, पीएनएल में जाएगा, लॉस पीएनएल में जाएगा। फर्स्ट ईयर के लिए कुछ नहीं, फर्स्ट ईयर के डिफरेंस नहीं, लॉस होगा पीएनएल में जाएगा, सेकंड या फिर प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। बट ऑब्वियसली सेकंड ईयर में डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड ईयर में देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, 80 का 115 हो गया, फेयर वैल्यू 80 का 115 हो गया, मतलब कितने से बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 80 से 90, 100, 110 एंड 115, सो इट इज 35 का प्रॉफिट हुआ, 35 का प्रॉफिट हुआ। तो अभी प्रॉफिट कहाँ पे जाना चाहिए सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाना चाहिए, परफेक्ट सर। बट एक चीज़, क्या लास्ट टाइम लॉस बुक किया था, यस सर लास्ट टाइम लॉस बुक किया था, कितने का लॉस बुक किया था, 20 का। सो सर इस बार भी 30 में से 20 उस लॉस के अगेंस्ट पहले एडजस्ट कर दो, देन बचा हुआ रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दो। तो देखो 35 में से 20, आई गेस मैंने 30 बोला, 35, आई एम रेक्टिफाइंग इट, 35 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 20 रुपीज़ विल गो टू पीएनएल का, बिकॉज पिछले साल लॉस बुक किया था, तो 20 विल गो टू पीएनएल एंड 15 बैलेंसिंग विल गो टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो एंट्री क्या बनेगी सर मेरी, एसेट बढ़ गई है, देयरफॉर एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व में मैं पहले डालूंगा 15, सॉरी पहले मैं पीएनएल में डालूंगा 20 रुपीज़, बिकॉज लास्ट टाइम पीएनएल में डाला था 20 रुपीज़, एंड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व बचे हुए 15 रुपीज़, बचे हुए 15 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको सारे एंट्रीज समझ में आ गए। इसमें कुछ हार्ड एंट्रीज नहीं थे, एसेट परचेज की थी, सेल की थी, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन की थी, एट द सेम टाइम रिवैल्यूएशन में दो थे, एक तो प्रॉफिट हुआ, एक तो लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, लॉस हुआ तो पीएनएल, एंड एक साल के बाद दूसरे साल में लॉस हुआ तो पहले प्रॉफिट था या नहीं वो देखने का। सिमिलरली एक साल के बाद दूसरे साल में गेन हुआ तो पहले लॉस था या नहीं वो देखने का। दैट इज ये दो केसेस देखने के बेसिकली, एंड एंट्रीज तो सेम रहेंगे, एंट्रीज तो सेम रहेंगे। आई होप आपको समझा है, आई होप आपको समझा। इस पे सारे एग्जाम्पल्स है, देखो ये छोटे छोटे एक पेज में पूरे एग्जाम्पल्स है। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे दिख रहा है आपको, देन एग्जाम्पल 6 दिख रहा है यहाँ पे, सेम है। एग्जाम्पल 7 दिख रहा है यहाँ पे, सेम है। दो दो एंट्रीज है सारे इसमें। एग्जाम्पल 8 ये देखो सेम है। देन आगे एग्जाम्पल 9, ये पूरे सारे एग्जाम्पल सिमिलर है। तो मैं एक दो करके दिखाता हूँ आपको, एक दो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 6 करता हूँ, 5 नहीं करता। एसेट परचेज फॉर 40 लैक्स, ये मैंने क्लास में किया है, ये उसी दिन किया 2-3 दिन पहले रिविजन में। एसेट परचेज रुपीज 40 लैक्स, इट वॉज रिवैल्यूड टू 32 लैक्स, मतलब रिवैल्यूएशन हुआ जिसके उसकी वैल्यू कम हो गई। मतलब पहले 40 लैक्स थी, अभी 32 लैक्स हो गई। मतलब क्या हुआ, 8 लैक्स का लॉस हुआ ना, तो लॉस होने के बाद कहाँ पे जाता है सर, पीएनएल में जाता है। लॉस तो जाने का पीएनएल में डालने का। देखो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, पहले एसेट परचेज की एंट्री की, टू बैंक अकाउंट नॉर्मल, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40 लैक्स, राइट। देन रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड्स रिवैल्यूएशन, दैट इज लॉस है तो लॉस बुक किया, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। अभी देखी थी ना 5 एंट्रीज में एक एंट्री यही थी लॉस की, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 8 लैक्स, राइट। देन उसके बाद इट लेटर इंक्रीज टू 45 लैक्स, बाद में 32 की एसेट 45 की बन गई। मतलब सर प्रॉफिट कितना हुआ, 32 से 45 कितना प्रॉफिट है, 8 और 5 13 लैक्स का प्रॉफिट है। तो राइट सर प्रॉफिट हुआ 13 लैक्स का। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे क्या पिछले साल लॉस था। यस सर लॉस था, कितने का लॉस था, 8 लैक्स का लॉस था। तो पहले उस लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट करो। उस टाइम पीएनएल में डाला था ना 8 लैक्स, तो अभी भी 8 लैक्स पीएनएल में डाल दो पहले, राइट। एसेट बड़ी है तो एसेट अकाउंट डेबिट 13 करोगे, पीएनएल को 8 डालोगे, एंड बचे हुए 5 प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालोगे। आई होप आपको समझ रहा है, राइट। फाइन। सिमिलरली फिर से सेम सम देख लेते हैं, उल्टा होगा सिर्फ इसमें। देखो परचेस्ड एट 50 लैक्स, एसेट परचेस की 50 लैक्स पे, रीवैल्यू की 58 लैक्स पे। मतलब यहाँ पे 8 लैक्स से बढ़ गई मशीनरी या फिर कोई भी एसेट, तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होने के बाद कहाँ पे जाता है सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, बट सोल्ड एट 56 लाख, मतलब 56 लाख को सेल की। तो यहाँ पे इन्होंने कंबाइंड एंट्री पास की है। देखो पहले तो फिक्स एसेट परचेस की एंट्री पास की, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये तो एंट्री सेम रहेगी, ये तो आपको सबको आती है 50 लाख। देन रिवैल्यूएशन हुआ 8 लाख से बढ़ गई, तो देखो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, किया, राइट। एसेट बढ़ गई, देन फिर से एसेट कम हो गई, तो यहाँ पे क्या करेंगे,
एसेट कम हो गई तो 2 लाख का लॉस बुक करेंगे, सॉरी 2 लाख का लॉस बुक करेंगे। लॉस कहाँ पे जाता है सर? पीएनएल में जाता है। पर सर क्या लास्ट टाइम प्रॉफिट था? यस प्रॉफिट था, 8 लाख का प्रॉफिट था, तो पहले उसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। तो 2 लाख का लॉस पहले उस रिवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, उस रिवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, राइट। तो यही किया है उन्होंने, रिवैल्यूएशन रिजर्व को किया है डेबिट। कितने लाख से? 8 लाख से किया है। मतलब उन्होंने अभी अभी ये उन्होंने मिक्स्ड एंट्री पास की है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 लाख करो, यहाँ पे 2 लाख करो अभी के लिए, बाद में मैं इसमें और जोड़ दूंगा कैसे वो बताता हूँ। देखो अभी 56 लाख पे सेल की, 56 लाख पे सेल की, एक्चुअल में कैश आउटफ्लो हुआ। अभी जो रिवैल्यूएशन रिजर्व था मेरा, बैलेंसिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व, अभी देखो कितना था, पहले 8 लाख का बनाया था रिजर्व यहाँ पे, उसमें से 2 लाख यहाँ पे यूज़ किया, तो बचा हुआ जो 6 लाख से अभी मैं क्या करूँगा, उसको पीएनएल में डाल दूंगा, पीएनएल में डाल दूंगा। क्यों? क्यों सर? अभी एसेट ही सेल हो गई ना, तो अभी क्या यूज़ है उसका, अभी क्या यूज़ है उसका, राइट। तो इन दिस केस अगर ये दो एंट्रीज आप अलग अलग करोगे तो इट वुड बी, द एंट्रीज वुड बी, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, इफ़ यू वांट यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। देखो द एंट्रीज वुड बी, मुझे पहले 2 लाख का लॉस बुक करना है, 2 लाख का लॉस बुक करना है, वो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट। तो दैट वुड बी रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट, 2 लाख मेरी एसेट बन गई 56 लाख पे, अभी एसेट दिख रही है 56 लाख पे, एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस बच रहा है 6 लाख। तो अभी मेरी एसेट को तो मैं सेल करूंगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट। कितना सर? कितना? 56 लाख। क्यों? तो मैंने 56 लाख को बेच दी ना एसेट, देखो ना 56 लाख को बेच दी, यस राइट, एग्जैक्टली राइट। अभी 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 क्या करूँगा, ये जो बैलेंस है ना, मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व वाला, ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला, अभी कितना पहले था, इट वॉज 8 लाख, 8 लाख हमने क्रेडिट किया था रिवैल्यूएशन रिजर्व को, ये रहा ये वाला, ये देखो, एंड अभी 2 लाख डेबिट किया, तो नेट बैलेंस 6 लाख बचा, तो वो मैं डाल दूंगा पीएनएल में, वो मैं डालूंगा, ये वाला 6 लाख डालूंगा पीएनएल में, समझा। तो मैं ऐसी एंट्री पास करूंगा, नेक्स्ट एंट्री रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी&एल अकाउंट 6 लाख। तो अगर ये एंट्रीज में मर्ज करूँ, अगर ये एंट्रीज में मर्ज करूँ तो ये एक एंट्री आ जाएगी, ये एक एंट्री आ जाएगी। कैसे? देखो बैंक अकाउंट 56, राइट, एसेट अकाउंट यहाँ पे 56, यहाँ पे 2, टोटल 58, ये रहे 58, यहाँ पे देख लो, ये बैंक अकाउंट 56 आया, ये 56 आया, एसेट अकाउंट ये 58 आया, कैसे आया? ये 56 प्लस ये 2, एंड देन रिवैल्यूएशन रिजर्व 8 से डेबिट हुआ, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, आई मीन, और पीएनएल 6 से क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पे पीएनएल आया 6। आई मीन टू से कि ये सारे एंट्रीज कंबाइन कर दोगे तो ये एक एंट्री बन रही है। समझने के लिए ऐसे कर सकते हो आप, एग्जाम में भी ऐसे सॉल्व किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट एंट्री सेम ही है, सिर्फ अपने बाइफरगेटेड दिखाई है। आई होप आपको समझ रहा है, आई होप आपको समझ रहा है। सिमिलरली एग्जाम्पल 9 देख लेते हैं, चलो एग्जाम्पल 9 देख लेते हैं, फाइन, चलो एग्जाम्पल 9 भी सेल का है, छोड़ दो, एग्जाम्पल 9 भी सेल का है, ईजी वाला थोड़ा देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 में तो कुछ है नहीं, फाइन, एग्जाम्पल 5 एक बार देख लेते हैं। एसेट परचेज 50 lakhs, रिवैल्यूड एट 52 lakhs, पास जर्नल एंट्रीज, क्या ही करना है, फिक्स एसेट परचेज किया 50 lakhs को, रिवैल्यू किया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में गया, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा, 2 lakhs। आई होप आपको समझा, आई होप आपको समझा, फाइन। तो ऐसे करके हमने फास्ट में सारे सम्स देख लिए, सारे सम्स इन द सेंस बहुत सारा रिवीजन कर लिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का। तो आई होप यू हैव नो क्वेरीज इन दिस, कुछ है तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट।